नमस्कार, आप सभी का मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पुनः मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नींव के पत्थर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नींव के पत्थर यानी मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने उपस्थित हो गए। आज हम व्रत से संबंधित जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने मैथ्स में पूरी मैथ्स, फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री, यानी आप सोचिए कम से कम 2-2.5 हजार मूलभूत बिंदु हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, जो प्राइमरी से लेके कहाँ तक पढ़ना है आपको। एक भी छूटी और काम बिगड़ा, मतलब आपकी बागडोर टूटी। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप सब्सक्राइब करने में सुविधाजनक स्थिति में इसलिए रहेंगे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो रिमाइंडर का काम करेगा, भैया वीडियो आ गया, पढ़ना है। ठीक है ना? तो अपन शुरू करते हैं। हमारा आपसे बार बार आग्रह इसी बात का है, अन्यथा हम तो अपने जो काम में लगे हैं उसमें तो लगे ही हुए हैं। हमने जो दृढ़ संकल्प लिया है कि विद्यार्थियों के भविष्य को स्वर्णिम बनाना है, तो बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से सतत प्रयासरत है और निरंतर लगातार पिछले 10 महीनों से कार्यक्रम चालू ही है। अपन अपनी बात पर आते हैं। तो व्रत क्या होता है? एक होता है खेल। आपने व्रत बनाया तो होगा, परकाल जानते हो ना? ठीक है। केंद्र से निश्चित दूरी ली, आपने परकाल को गड़ाया, शीशी फंसा लेते हैं और गोल घुमा के व्रत बनाते हैं। तो केंद्र से एक निश्चित, यानी किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी को लेकर, जब किसी आकृति का निर्माण करते हैं घुमाने के बाद वृत्तीय गति करा के, तो वो व्रत बनता है। इसी से वृत्तीय गति नाम फिजिक्स में पढ़ा। तो किसी बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर, किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर, जिसको बार बार ना बदला जाए, किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर यदि वृत्तीय गति कराई जाए किसी कण को, तो जो पथ का निर्माण होगा वह व्रत कहलाएगा। व्रत में जिस बिंदु पर आपने रखा उसे केंद्र कहते हैं, और जिसका आपने निर्माण किया इसे परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस, ये सेंटर। और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, रेडियस कहलाती है। केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को, इसको त्रिज्या कहते हैं। अगर हमने एक त्रिज्या, ये इसी के बाद में एक और त्रिज्या ले ली, यानी डबल त्रिज्या, त्रिज्या और त्रिज्या दोनों को मिला दिया तो इसे व्यास कहते हैं। यानी व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास दुगना होता है। त्रिज्या कैसी होती? व्यास को आधा कर दो। जैसे यहाँ व्यास 10 है तो त्रिज्या 5, और अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास 10, सामान्य सी बात। ठीक है ना? किसी भी परिधि का छोटा सा भाग ले लो, आप बड़ा ले लो, छोटा ले लो, यानी जो परिधि है, ये जो है, किसी भी परिधि का छोटा सा भाग चाप कहलाता है। जैसे हमने ये परिधि है, परिधि का इतना वाला भाग ले लिया तो ये छोटा सा है, तो इसका नाम हो गया लघु चाप। और जो इतना बचा हुआ है ये कहलाएगा दीर्घ चाप। तो दो चाप हुए, लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है? एक चीज ध्यान रखिएगा, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग परिमाप, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप, पंचभुज है तो 5 भुजाओं के योग का परिमाप। ऊट पटांग आकृति बनी है जिसमें 10 भुजाएं, और आपसे बोला बताओ इसका परिमाप, तो 10 भुजाओं को जोड़ दोगे। तो अब आप ये बता दो कि व्रत में परिमाप क्या हुआ? जिसकी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप। चतुर्भुज में चारों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप। पंचभुज में 5 भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप। 10 भुज में 10 भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप। तो व्रत में परिमाप क्या हुआ? व्रत की परिमाप उसकी परिधि कहलाती है। ये जो परिधि है ये व्रत की परिमाप कहलाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आती है। ठीक है ना? अब आगे देखें। तो हमने परिधि का भाग लिया,
छोटा भाग लिया तो उसको लघु चाप कहेंगे, बड़ा भाग लिया तो उसको दीर्घ चाप कहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वृत्त में हम परिधि के दो बिंदुओं को मिला दें, यदि हम किसी वृत्त में, जैसे यही वृत्त है, इसमें परिधि के इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दिया, जैसे बिंदु को मिलाया, ये बिंदु को मिलाया, इनको मिलाया, इनको मिलाया, इनको मिलाया, इन्हें हम जीवाएं कहते, कॉर्ड, इनको जीवाएं कहते। अब आप इस चित्र में दिख रहा है, ये छोटी, ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी। क्या मतलब हुआ? ध्यान दें आप, ये परिधि है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसे हम जीवा कहते हैं। ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। कहने का मतलब इस चित्र से ये समझ में आ रहा है कि वृत्त में जो व्यास है, ये जो व्यास है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ये दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न, खासकर बोर्ड एग्जाम में वस्तुनिष्ठ में आता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास, ठीक है ना? वो व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब एक चीज और समझे आप, ये वृत्त है, वृत्त में ये चाप, चाप ने केंद्र पर जो कोण बनाया उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। किसी वृत्त में परिधि का एक छोटा सा भाग चाप कहलाता है, उसने केंद्र पर जो कोण बनाया वो केंद्रीय कोण कहलाता है, ठीक है ना? अब आपको यहाँ से थोड़ा मैं प्रमेयों की तरफ ले जा रहा हूँ। ये प्रमेय सिद्ध करने आते हैं कक्षाओं में, लेकिन इनका मूल ज्ञान होते रहना चाहिए। झटके में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल, जिसको संख्यात्मक प्रश्न कहते हैं, उसके लिए भी प्रमेय नहीं सिद्ध करना पड़ता, उत्तर ही बताना पड़ता तुरंत। देखें आप कैसे, किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा, ध्यान दीजिएगा, मैंने अब प्रमेयों को साथ में आपके मूलभूत अवधारणाओं में जोड़ लिया। किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर जब भी लंब खींचोगे, वो लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांट देगा। जैसे ये वृत्त है, वृत्त में ये जीवा है, केंद्र से आपने ये लंब खींचा तो ये जीवा दो बराबर भाग में बढ़ जाएगी, AM बराबर BN। मान लीजिए ये जीवा 10 सेंटीमीटर की है, केंद्र से आपने लंब खींच दिया तो ये दो बराबर भाग यानी 5 और 5 में बदल जाएगा, 5 और 5 सेंटीमीटर में विभक्त हो जाएगी। दूसरा, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग, ऐसे सारे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है, त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ये प्रमेय था जो मैंने आपको बताया, क्या केंद्र से, तो हमने जैसे आपसे बोला, यहाँ हमने आपको अचानक प्रमेय पढ़ा दिया था। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समविभाजित करता, दो बराबर भाग में बांटता, यहाँ भी आ गया भाई। ये जरा कठिन वाला प्रमेय है। किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। किसी भी चाप के द्वारा, ये चाप है, चाप ने केंद्र पर कोण बनाया ये वाला, और बची परिधि पर कोण बनाया ये वाला, तो ये वाला कोण इस कोण का दुगना होगा। यानी अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, अगर ये 90 है तो ये 45 होगा, और अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? अगर ये 30 है तो इसका डबल होगा, 60। किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना, ये 60 तो ये 30, ये 120 तो ये 60, यानी डबल होगा, आधा होगा। आगे आपने दो बराबर जीवाएं, एक ही वृत्त में दो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ये वाली जीवा यदि आपस में बराबर है तो इस जीवा ने केंद्र पर जो कोण बनाया, इस जीवा ने केंद्र पर जो कोण बनाया, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जस्ट रिवर्स, उल्टा भी होता है। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो वो कोण बनाने वाली जीवाएं आपस में बराबर होती। अभी मैंने बोला ये दोनों बराबर थे तो कोण बराबर हुआ, उल्टा कर दो। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये कोण बनाने वाली दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होती है। ये कहलाता है प्रमेय, और ये कहलाता है प्रमेय का विलोम, रिवर्स, उल्टा, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। स्पर्श रेखा,
कहलाती है ये, या व्यास कहलाती है, या जीवा कहलाती है। लेकिन वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती हुई बाह्य रेखा, किसी भी वृत्त के किसी परिधि के बिंदु को स्पर्श करके बाहर से जाती हुई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ये स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, इस परिधि के केवल एक बिंदु को स्पर्श करके जाती है, इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इससे जुड़ी हुई चीज, जब भी आप केंद्र से स्पर्श रेखा पर ये लंब खींचोगे, अब आप जानते हो कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो आपने अगर ये लंब खींचा है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या हुई। तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या सदैव आपस में लंबवत होती है। स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितने अंश का? तो 90 अंश का। तो स्पर्श रेखा और किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा और उसकी त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है और उनके बीच का कोण 90 अंश का होता है। आगे आते हैं, अपन ने वृत्त लिया, एक चाप ली, चाप ने ये केंद्रीय कोण बनाया जैसा ये बना था। ये जो इतना भाग है जो किसी चाप के द्वारा और दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया है, इसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। सेगमेंट त्रिज्य खंड कहलाता है। आगे देखिए, किसी वृत्त को दो बराबर भाग में बांट दिया, तो ये पहला अर्धवृत्त, ये दूसरा अर्धवृत्त, तो बराबर भाग हो जाते वृत्त के, तो आगे वाले भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अब अर्धवृत्त से जुड़ी हुई एक चीज, अर्धवृत्त में जब भी कोण बनेगा ये ऐसा, दोनों सिरों को मिला के जब भी कोण बनाओगे 90 अंश का आएगा। कितने भी बना, जैसे यहाँ देखो आपने जे भी बनाया, ये भी बनाया, तो ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, यानी सी और डी आपस में बराबर होंगे। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और अर्धवृत्त में बने सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे ये त्रिज्यखंड हो गया, यहाँ थोड़ा सा कठिन है। ये चाप है और ये एक जीवा है। इस जीवा ने, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको तो यहाँ अर्धवृत्त बोला है ना, कोई आवश्यक नहीं कि बीच की भाग हो, ठीक, कोई आवश्यक नहीं कि बीच में ही भाग। अभी आपने अर्धवृत्त पढ़ा कि वृत्त को दो बराबर भाग में बांट दिया तो अर्धवृत्त हो गया, कोई आवश्यक नहीं है ना। अब वृत्त को, अच्छा यहाँ भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, वृत्त को अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्तों में दो बराबर भाग में बांटने में कोण की मुख्य भूमिका होती है। तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने में व्यास की मुख्य भूमिका होती है। व्यास खींचोगे तो व्यास का एक तरफ का भाग पहला अर्धवृत्त, दूसरी तरफ का भाग दूसरा अर्धवृत्त। तो प्रश्न ये आता है, किसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने का उत्तम कार्य कौन करता है? तो उसका नाम है व्यास। ठीक है ना भाई। आगे अब अपन ने अर्धवृत्त समझ लिया कि व्यास ने वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया, जिन्हें अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और अर्धवृत्त में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक चीज हमको समझाना थी, लगे हाथ यहाँ समझ लो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि अपने व्यास से खींचना है। हमने यहाँ एक जीवा खींच ली। जब भी किसी वृत्त में एक जीवा खींची जाती है तो वो जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती, भले ही वो बराबर हो या ना, भले ही वो बराबर हो या ना। जैसे हमने जीवा खींच ली, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये पहली अवधा कहलाएगी, ये दूसरी अवधा कहलाएगी, है ना। ये दो अलग अलग भाग। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवा जो जीवा है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है और व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास होगा तो दो बराबर भाग में बटेगी और कोई भी जीवा खींचोगे तो वृत्त को दो अलग अलग नाप के भागों में बांटेगी, छोटा और बड़ा। ठीक है ना। एक ही अवधा में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ये प्रमेय है। जैसे ये एक वृत्त है, इसकी एक ये जीवा है, तो ये एक अवधा हुई, ये दूसरी अवधा हुई, है ना।
पर का ये बड़ा भाग। नियम क्या है? किसी भी वृत्त में एक ही अवधा के कोण आपस में बराबर होते हैं, या दूसरे तरीके से बोलो, किसी जीवा के द्वारा एक ही ओर बनाए गए अवधा के कोण, एक ही अवधा के कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी सी डी और ई ये आपस में बराबर होंगे, ये 60 तो ये भी 60, ये भी 60, एक ही अवधा में कोण आपस में बराबर होते हैं। अवधा जीवा के खींचने के उपरांत प्राप्त होने वाले वृत्त के दो भाग हैं। तो वृत्त से संबंधित ये बहुत नॉर्मल सामान्य सी जानकारियां हैं जिनका हमको ज्ञान होना चाहिए। इनसे जुड़े हुए तात्कालिक प्रश्न, वृत्त की परिमाप को कहते हैं परिधि। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास, ठीक है ना। वृत्त की परिधि के छोटे से भाग को कहते हैं चाप, ठीक, बात समझ में आई। वृत्त में वह कौन है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है? व्यास अर्धवृत्तों में बांट देता है। वृत्त की जीवा वृत्त को किन में बांटती है? दो अवधाओं में बांटती है जो आपस में बराबर नहीं होते। ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान और त्रिज्या अलग अलग हो क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींच दिया तो वो जीवा को दो समान भागों में बांट देता है। इससे संबंधित मैं एक प्रश्न बताता हूँ। किसी वृत्त में जीवा 20 सेंटीमीटर की है, केंद्र से उस पर लंब खींचा तो वो दो भागों में बंटेगी, दोनों भागों की लंबाई बताओ। तो अगर आपने केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचा है और 20 सेंटीमीटर की जीवा है तो ऑटोमेटिकली वो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बदल गई। अगर आपको अचानक प्रश्न आ गया किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 120 अंश है तो शेष परिधि पर बनाया गया कोण कितने अंश का होगा? तो जब केंद्र पर बना चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 120 अंश है तो शेष परिधि पर बनाया गया कोण 60 अंश होगा। किसी भी वृत्त में त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच के कोण का मान होता है, कितने अंश होता है? 90 अंश, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। वह कौन सी रेखा है जो वृत्त में बाहर होती है लेकिन वृत्त के किसी बिंदु को छूती है? इसका नाम है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त में बाहर होती है, ठीक है ना। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। फिर बराबर, किसी वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं। एक जीवा ने अगर केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाया तो दूसरी जीवा कितने अंश का कोण बनाएगी? तो सामान्य सी बात है, जब जीवाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। ये 60 का बनाएगी तो ये भी 60 का ही बनाएगी। तो यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं। ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का ही होता है। ये छोटे छोटे चीजें आपको जाके आगे वृहद रूप में, बड़े रूप में काम आती है। तो आज अपन ने वृत्त के बारे में ज्यादा चर्चा की। ध्यान रखिएगा कि हमें ज्यामिति में, मतलब जो ज्योमेट्रिकल है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। हमने बिंदु से प्रारंभ किया, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, फिर कोण, फिर आ गए त्रिभुज, फिर आ गए चतुर्भुज में अभी पढ़ा वृत्त, फिर पढ़ना घन, घनाभ, शंकु, बेलन। मतलब ज्यामिति ही इतनी है। गणित को कई भागों में बांटा गया, बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, आगे जाओगे तो कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। फिर आएगा समीकरणों की बात कर लो तो समीकरण कहलाते हैं, एक रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक चरीय, द्विचरीय। फिर आ जाता है वर्ग समीकरण, फिर आ जाता है बहुपद। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको अभी अनेक विषय वस्तुओं का अध्ययन करना शेष रह गया है। तो ध्यान देना है आपको कि आपको सिर्फ इतने में ही नहीं रुकना है ना, अपने को भी आगे भी चलना है। तो आज तो स्क्रीनशॉट की व्यवस्था है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। भाई हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन, मतलब रिमाइंडर पहुंचता है जो आपको ये बताता है कि आपके पास अध्ययन सामग्री पहुंच गई, आपको पढ़ने में सुविधाजनक स्थिति है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अन्यथा आपको ढूंढना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि आप हमारे वीडियोस को, जो हम मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, ये स्तंभ जो आप खड़े करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के,
उसके नींव के पत्थरों को आप मजबूत कर रहे हैं। आपको ध्यान रखिएगा, आपके आने वाली अगली कई पीढ़ियों को आपके पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को बांट के बाकी सबको ज्ञानवान बना सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने के अलावा वितरित करने की भी सामग्री है। केवल ज्ञानार्जन करके स्वयं रखें और दूसरों को ना बांटें, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपका सुशिक्षित संस्कारी होना, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया, इसके बाद वो आपकी आने वाली पीढ़ियों, आपके छोटे भाई बहन सबके काम आएगा। फिर वो उसके बाद नेक्स्ट से नेक्स्ट। हम हमेशा कहते हैं कि हम 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। कभी किसी को सुना आपने कहते हो कि हम 5-7 पीढ़ी से सब मेरिट में आ रहे हैं? कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, विकास में अवरोध आता जाता है। कोई ना कहीं बीच में मिस्टेक हो जाती है जो ज्ञान की धारा को तोड़ देता है। हमें इस सतत धारा को तोड़ने से रोकना है। तो पहले तो स्वयं ज्ञानवान होना है, ज्ञानार्जन करना है। इसके बाद अपने से छोटे और समीप के आसपास के लोगों की चीजों ध्यान रखिए। अगर आपको मान लीजिए आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो आप किसी छोटी क्लास के बच्चे को बुला लीजिए और उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप उसको पढ़ा देंगे, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वैसे ही तैयारी हो जाएगी। पढ़ाने से ज्यादा तैयारी होती है, लिखने में रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। रटना तो तब काम की चीज है जब परीक्षा सिर पे आ गई हो, बनता कुछ नहीं। अभी तो आपको मौलिक कार्य करना है कि आपको अपने मूलभूत ज्ञान को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना है और ऐसी नींव तैयार करना है जिसमें खड़े हुए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भवन पूरे जीवन पर्यंत काम आए और अगली पीढ़ी के भी काम आए। हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।